नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। लेकिन आज गरम बहस इसलिए है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एमपी के इंदौर और उज्जैन से 4 लीडर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं देश भर से पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई के लीडर्स पर शिकंजा कसा गया, जिनसे लगातार पूछताछ की रही है। इधर कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। वहीं प्रदेश में हुई कार्रवाई पर अलग अलग बातें कही जा रही है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की छापे की इस कार्रवाई से बहुत कुछ सामने आएगा। क्या कहना है जरा उनको सुनते हैं पहले, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है, और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार और एनआईए के पास सबूत हैं, तो पीएफआईए को बैन क्यों नहीं कर रहा है और सबूत को मंजर आम पे क्यों नहीं ला रहा है? बताना चाहिए कि ये इनके खिलाफ सबूत हैं और इससे देश को खतरा है। आपने पीएफआई बैन नहीं करी, और जब बैन नहीं करी और पूरे प्रदेशों में उसके गठन हो रहा है, जिलों में गठन हो रहा है, और गठन होने के बाद एक बहुत बड़ा तबका नौजवानों का उनसे जुड़ता जा रहा है, और जब वो तबका जुड़ जाएगा तो आप 1 साल बाद उसको बैन करोगे और फिर बाद में आप उनको बंद करोगे। तो मैं आपसे साफ कहता हूं कि पीएफआई को अगर उसके खिलाफ सबूत है तो बैन करिए। चलिए, ये थे कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। वो भी कह रहे हैं कि यदि पीएफआई के खिलाफ आपके पास सबूत है तो उसका बैन करिए। लेकिन कब कब पीएफआई का मसला देखने में आया, कहां कहां फंडिंग हुई है और किस तरह की कार्रवाई की गई, जरा एक नजर इस पर डाल लीजिए। 16 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी दिल्ली में कार्रवाई हुई थी और फिर 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में हिंसा हुई। 2 अप्रैल 2022 को करौली दंगा सामने आया। और यदि बात करें कर्नाटक में तो मार्च 2022 में हिजाब पर हंगामा देखने को मिला। सितंबर 2020 में हाथरस हंगामा सामने आया और फरवरी 2020 की बात करें तो दिल्ली दंगा। 16 अप्रैल 2022 की हम बात कर रहे थे, लेकिन आप देखिएगा ये तमाम तारीखें हैं जिन पर बार बार चर्चा होती रही। लेकिन आज भी जब उज्जैन और इंदौर में छापे मारे गए तो ये उस समय की तस्वीरें हैं जहां कार्रवाई की गई। अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 लोग मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए, जैसा गृह मंत्री बता रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएफआई क्यों? आपको याद होगा पहले मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क था, उसको ध्वस्त किया मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और अब तमाम ऐसे जो लोग थे पर सिमी से हटकर दूसरे काम में लग गए। आखिर इसके पीछे क्या है, आज इस बार हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आरएलएस यादव साहब है, पूर्व डीजीपी। यादव साहब का बहुत स्वागत है। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। धैर्यवर्धन जी आपका भी स्वागत है। संतोष गौतम है, कांग्रेस के प्रवक्ता। संतोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। यादव साहब के पास सबसे पहले चलूँगा। यादव साहब, पहले भी हम लोग बात करते रहे, बात होती रही है सिमी की, लेकिन अब चीज़ें बदल गई और अब देख रहे हैं जिस तरह से आज कार्रवाई की गई है एनआईए और बात करें हम ईडी की तरफ से, तो 104 के लगभग लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। पर क्या ये माना जाए कि इसको दूसरे तरीके से अब ये लोग अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? और खासकर जब हम मालवा की बात करते हैं तो मालवा कहीं ना कहीं मालवा के तार जुड़ ही जाते हैं। जी, में बहुत से सदस्य वे हैं, सिमी प्रतिबंध लगने के बाद, कार्रवाई करने के बाद तितर बितर हो गई थी उसके कार्यकर्ता इससे जुड़ रहे हैं। देखिए, इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिमी हो और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके पीछे एक बड़ी दूरभिसंधि है। वो ये है कि एक तो भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको रोकना है। दूसरा, इसमें विभेद करना है, इनके एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म में लड़ाना। ये आज शुरू नहीं हुआ है, 1857 का जो गदर हुआ था तब से डिवाइड एंड रूल चल रहा है। 1905 में बंगाल डिवाइड किया गया इसी आधार पर। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई अंग्रेज़ों के कहने से, इसी के आधार पर। और दोनों कम्युनिटी के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उनको एजुकेट किया गया, जैसे कि वो एक साथ एक माँ के दो बेटे हो ही ना जी। और ये उसकी कड़ी में ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारा देश बड़ा सहिष्णु रहा है। हमारे समाज से बहुत सी प्रॉब्लम उद्भूत नहीं होती हैं जब तक कि बाहर का कोई एलिमेंट उनमें ले आके गड़बड़ी न करवाए। और बाहर के एलिमेंट बहुत हैं। पाकिस्तान तो हजारों करोड़ रुपए अपने चाहे भूखा रहे, हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने के लिए पहले अपने सिख समुदाय को बरगला रहा था, अपने यहाँ ट्रेनिंग दिया, मुसलमानों को किया। जम्मू एंड कश्मीर में तो बाकायदे ट्रेनिंग देके भेजता रहता है। आज भी वो फंडिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खाली वही नहीं, हमारे कंपटीटर दुनिया के देश जैसे हैं जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी चाहते हैं कि इंडिया आगे न बढ़े, वो भी आपको हमें डिस्टर्ब करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जितने ऑर्गेनाइजेशन, एक को आपने बैन किया, कार्रवाई कर दी, उन्हीं लोगों को मिला के एक ऊपर से उद्देश्य तो ये है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब संगठन बन गया तो उसके बाद कार्रवाई जगह, जैसे खरगोन की हिंसा हुई, कई जगह की हिंसा हुई, करेली की हिंसा हुई, हिंसा होती रहती है। और एक बार हिंसा हुई तो फिर दरार पैदा हो जाती है दोनों कम्युनिटी में। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले से क्यों कार्रवाई सरकार नहीं कर रही, बैन क्यों नहीं कर देती शुरू में ही, जब आपको मालूम है जी। समस्या ये कानून का की रिक्वायरमेंट है कि जब तक कि ओवर्ट एक्ट कोई ना हो, कोई ऐसी कार्रवाई वो न करें जिससे कि समाज का नुकसान। आप कहोगे कैसे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? जब तक गुपचुप हो रहा है, कोई ओवर्ट एक्ट नहीं हो रहा, तब तक आप बैन नहीं कर सकते जी। तो पुलिस की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इनपुट बहुत पहले से इनके पास है। इसीलिए जब घटना होती है तो दूसरे दिन कहते हैं इनका हाथ है। जी, जब लगता है कि आपको मालूम है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकते आप, क्योंकि उसमें बड़े समृद्ध लोग हैं, कुछ लोग बड़े वेल रिस्पेक्टेड लोग हैं जिनकी पहुंच बहुत है। कानून आपके कोर्ट के सामने जाना पड़ता है और सिद्ध करना पड़ता है कि साहब ये कैसे आप गिरफ्तार कर लिए, तुरंत बेल हो जाती है। जी जी। तो ये प्रॉब्लम बैन करने में शुरू में हमारी प्रॉब्लम आती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैल गया है। और सही है कि प्रिवेंटिव एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन कानून की ये प्रॉब्लम्स थी। चलिए, तो अब लगता है कि कहीं उस तरफ केंद्र की सरकार ने कदम तो बढ़ाए हैं, जो उसका उदाहरण भी दिखाई दे रहा है। धैर्यवर्धन शर्मा जी, जो जिस बात की तरफ यादव साहब भी इशारा कर रहे हैं कि क्या कहीं कुछ देरी हुई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई की है। और आज की बात ना करते हुए हम 2019-20 की कार्रवाई को देख लें तो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या नज़र आती है, और क्या ये मानकर चल रही है आपकी सरकार, केंद्र की सरकार, कि इसमें और बड़े खुलासे होंगे? देखिए, भारत सरकार की इंटेलिजेंस और हमारे तमाम जो विभाग हैं, इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वो प्रतिदिन इन पर नज़र रखते हैं। ये तो सुर असुर संग्राम की तरह है। पहले भी एक धारा समाज के हित में काम करती थी तो दूसरी धारा समाज का नुकसान करने का प्रयास करती थी। ये गजवाए हिंद का सपना लिए हुए हैं जी। भारत विभाजन का सपना इनके मन में है। ये धार्मिक कट्टरवाद, और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित लोग हैं। ये भारत की आज़ादी के दौरान जो जहरीला बीज था, शायद कुछ बच गया और वो पुनर्जीवित होने का प्रयास कर रहा है, पल्लवित होने का प्रयास कर रहा है। और उसके लिए हमारी सरकार की नज़र है और उसी का परिणाम है कि इनके मंसूबे पूरे हो नहीं पाते हैं। इसके पहले कोई घटनाक्रम करें, कोई बड़ा इनका सपना पूरा हो, उसके पहले इनकी धरपकड़ होती है। चाहे केंद्र सरकार की गतिविधि की बात करें, वो आज का उदाहरण आपके सामने है। उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि सिमी के आतंकवादी जेल तोड़कर भाग रहे थे, तो भोपाल की पुलिस ने उनको ठोक दिया और उनको ठिकाने पर पहुंचा दिया, हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। तो भारत सरकार और हमारी तमाम जो संस्थान हैं
वो किसी भी कीमत पर नहीं, लेकिन ऐसे लेकिन तत्वों पर जैसा नजर रखती है, जैसा चाहे आरिफ वो मालवा मसूद में आरिफ मसूद जिनके कह रहे, यहाँ हथियार मिलते हों। धैर्यवर्धन जी, आरिफ मसूद यही कह रहे थे कि हम भी, आप देखिए अच्छी बात है कि कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, और वो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो कार्रवाई करिए, यदि कार्रवाई आपने नहीं की तो धीरे धीरे कर कर फिर तमाम युवा उससे जुड़ते जा रहे हैं और फिर एक बड़ी संख्या नजर आएगी, फिर बाद में कार्रवाई करेंगे तो दिक्कत होगी। यदि आपके पास ऐसे कोई सबूत है तो करिए कार्रवाई, कौन रोक रहा है? नहीं, आदरणीय मनोज सैनी साहब, देखिए हमारे डिबेट में रिटायर्ड डीजीपी साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ कहा कि सबूतों के अभाव में या छोटी मोटी गतिविधियों के बल पर इतने बड़े तबके को या उसको न केवल हम आरोपित कर सकते हैं, न उन पर दोषारोपण कर सकते हैं, न उन पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए जब जितना इलाज की आवश्यकता होती है उतना किया जाता है। सरकार की नज़र में है कि ये सब कैंसर की कोशिकाएं हैं, जहाँ जहाँ पर भी ट्यूमर का पता लगता है उसको खोजा जाता है, उसको निकाल फेंका जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें इन विषाक्त तत्वों के लिए कीमोथेरेपी का काम करती हैं और इनके लिए पर्याप्त डोज देते रहते हैं। ठीक है, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, ये उदाहरण आज की कार्रवाई से भी मिल रहा है। जी, संतोष गौतम जी मेरे साथ है। संतोष जी, ये आरिफ मसूद भी यही कह रहे हैं कि आपके पास यदि सबूत है तो आप कार्रवाई कीजिए। जिस तरह से पीएफआई का जो संपर्क बढ़ा है, बात केरल की, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह कार्रवाई की गई है और करीब करीब 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पर इस गिरफ्तारी को आप कैसा देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इससे जो चीज़ें दिखाई दे रही है उन पर एक विराम लगेगा या कुछ और इसके पीछे? देखिए मनोज जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर एनआईए ने ऐसी कार्रवाई की है और उनको शक है कि पीएफआई इस तरीके से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था या किसी टेरर फंडिंग में ये लोग शामिल थे, तो मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई का स्वागत करती है। लेकिन आदरणीय आरएलएस यादव साहब बैठे हुए हैं, वो कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। बचपन से हम जैसे लोग इंदौर के निवासी होने के नाते उनका नाम एक सक्षम पुलिस अधिकारी के तौर पर सुनते रहे हैं। तो उन्होंने अभी ये कहा अपनी बात में, उन्होंने कहा कि इसमें शायद संभवतः देर की है केंद्र सरकार ने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने। तो मेरा यह मानना है कि ये देरी आखिर क्यों होने दी गई। इस प्रकार की देरी ऐसे मामलों में बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई देर आए दुरुस्त आयत के मामले में, मैं कहता हूं कि अच्छी बात है और ये इसका हम स्वागत करते हैं। और आरिफ मसूद जी ने कहा कि ये बड़ा कैंसर बने उसके पहले इसका ऑपरेशन जरूरी है और केंद्र सरकार को चाहिए कि ये ऐसे मामलों में कम से कम वो ढील पोल न करें। नहीं, लेकिन इससे पहले आप कह रहे हैं कि देर जैसे यादव साहब कह रहे हैं, लेकिन बात फिर वहीं पहुंच जाएगी। देर हुई तो फिर बात कांग्रेस की तरफ भी आएगी और ये भी कहा जाएगा कि सिमी का जो बड़ा नेटवर्क था, जैसा दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा कि ध्वस्त तो हमने किया उसको। आदरणीय मनोज जी, इसने 2014 से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। शिवराज सिंह जी यहां पर 17 वर्षों से 18 वर्षों से काबिज हैं। तो अधिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों की है। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं कैसे हो रही हैं कि उदयपुर में घटना हुई, हमने देखा, तमाम उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं और जगह जगह जहां भी खरगोन में घटनाएं हुई हैं। तो सांप्रदायिक तनाव की ऐसी घटनाएं जब बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो सरकार जागरूक क्यों नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। और एक चीज मनोज जी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि एनआईए की कार्रवाई स्वागत योग्य है और इससे प्रेरणा मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी लेना चाहिए, उनके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को लेना चाहिए कि यहां पर ऐसे मामले भी आए हैं जबकि भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर शराब के जो व्यापारी हैं, जो अवैध शराब का धंधा करते हैं, उनके बारे में कहा गया कि पुलिस थानों से उनके परिजनों को छुड़ाने के लिए अपनी बेटियों तक को बेचना पड़ रहा है लोगों को। और यह आरोप साध्वी प्रज्ञा ने लगाए जो भोपाल की सांसद है। तो मैं समझता हूं कि प्रेरणा लेनी चाहिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब ये तो आप मानते हैं कि केंद्र की सरकार ठीक काम कर रही है और ऐसे थाने और ऐसे पुलिस वालों को भी चिन्हित करना चाहिए। मतलब ये आप मानते हैं निश्चित ही, अगर एनआईए हो या सिमी हो या कोई सा भी, ठीक है, कोई सा प्रतिबंधित संगठन यदि नहीं है तो उन पर प्रतिबंध लगाएं। जी चलिए, मैं यादव साहब से समझ लेता हूं, फिर आ रहा हूं धैर्यवर्धन यादव जी। मुझे लग रहा है इसमें क्या आपत्ति है, इसमें क्या आपत्ति है यदि कोई एनआईए? कोई आपत्ति नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी, मेरी बात में कोई कंट्रोवर्सी दिखी आपको? स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत कर आंतरिक सुरक्षा को नहीं,
इतनी हम तो स्वागत कर रहे हैं। नाराजी में क्यों बोल रहे हैं? आपत्ति मैंने जैसा तो कोई प्रश्न ही आपको नहीं कहा है। नहीं, आपने विषय परिवर्तन किया। नहीं, हम ट्रैक कह चेंज हम किसने कह रहे किया? हैं हम नहीं, कह रहे विषय हैं कि मध्य परिवर्तन प्रदेश किसने सरकार किया? भी प्रेरणा ले, आपने मध्य किया प्रदेश है। सरकार भी प्रेरणा नहीं, ले। देखिए मेरी बात सुनिए, इस विषय पर भी अगर हम बहस करें, नहीं, विषय परिवर्तन नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसी कार्रवाइयों से प्रेरणा लेनी चाहिए। संदेश आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी सरकार से तो कोई प्रेरणा लेनी संदेश आप सब विषय संदेश परिवर्तन मैं तो कर कह रहे रहा हूं, हैं। हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप विषय प्रेरणा लेनी परिवर्तन चाहिए कर रहे हैं, आपको। मैं भी वही कह रहा हूं। चलिए, मैं दूसरी बात की तरफ देखिए, आता हूं। भारतीय जनता जी। पार्टी की सरकार के समय ऐसे तमाम जो विषैले तत्व हैं, जो विजातीय जी, तत्व हैं, जी। जो देश विरोधी तत्व हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। समय रहते इनको दबोचा जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और मैं आपको बताऊं, सांप और सपोले तमाम आंदोलनों के दौरान जितने बाहर निकल करके आ रहे हैं, वो चाहे आईबी की नज़र हो, चाहे एनआईए की नज़र हो, चाहे हमारे राज्यों की जो इंटेलिजेंस होती है पुलिस की, उनकी नज़र हो, वे सबके सब चिन्हित हो रहे हैं। और जहाँ पर भी वो उनकी टेढ़ी चाल, उल्टी चाल दिखाई पड़ती है, वो कानून के दायरे में आते हैं, शिकंजे में आते हैं। और चूंकि भारत में कोई तालिबानी व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ तो कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी ना। तो जहाँ पर जो लोग दोषी होंगे, भले ही वो मन में राष्ट्र विरोधी सपना पाले हों, देश के एक और विभाजन का सपना पाले हों, पर वो सड़क पर जब इस प्रकार का काम करते दिखाई पड़ेंगे, तभी तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। संतोष गौतम जी, आप कुछ कह रहे हैं, इस पर अपनी लाइन कीजिए। मैं यादव साहब के पास जा रहा हूं, फिर एक प्रतिक्रिया अलग तरह से लेना मुझे। देखिए मनोज भाई, मैं ये कहता हूं कि ये भाषण देने का समय नहीं, ऐसी लच्छेदार बातें मत कीजिए। आप तो सीधे सीधे कार्रवाइयां कीजिए। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, सीधे उस पर कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसमें साथ है। ठीक है यादव साहब, मालवा क्यों सॉफ्ट टारगेट नजर आता है? जब कभी, जैसा मैं शुरुआत में भी आपसे कहा था, हालांकि उस तक शायद आप नहीं पहुंच पाए थे, मालवा को क्यों सॉफ्ट टारगेट की तरफ हम देखते हैं? आज भी जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें इंदौर भी शामिल है, उज्जैन भी शामिल है, और जब जब कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है तो उसमें उज्जैन, इंदौर का नाम जरूर आ जाता है। या फिर मालवा से जुड़े महिदपुर की बात कर लें उज्जैन से, या फिर नागदा, ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पहले सिमी का गढ़ रहा है। तो मालवा को क्यों सॉफ्ट टारगेट की तरफ देखते रहते हैं ये लोग, जो भी इस तरह के कामों से जुड़े? मध्य प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश में, पूरी मध्य प्रदेश तो आदिवासी इलाका है, जहाँ के कहाँ रहेंगे, कैसे छिपेंगे, कैसे प्रचार किसमें करेंगे, वहाँ आबादी नहीं है। तो मालवा का या पश्चिमी मध्य प्रदेश का संपर्क गुजरात, जहाँ की कम्युनल ट्रबल 20 साल 25 साल पहले बहुत रोज ही होता रहता था। जी जी जी। पाकिस्तान से नज़दीकी के कारण, उत्तर से भी नज़दीकी के कारण यहाँ पहुँच आसान है, हथियार भेजना, लोगों को भेजना। और दूसरा, एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें अक्सर सदस्य वो हैं जो सिमी के मार्जिनल सदस्य थे, बड़े हो गए, उनमें इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ है। तो मालवा का कारण हमारा ये है कि यहाँ एक ऑलरेडी पहले से इस विचारधारा के लोग हैं और उनको समाज के कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो इसलिए मालवा हमेशा से, पहले भी सिमी का गढ़ रहा है मालवा, आपने देखा होगा। जी जी। और पीएफआई भी वही, उन्हीं लोगों को, उसी बेस पर से अपने को ऊपर कर रही है। लेकिन ये मध्य प्रदेश, जो आप कह रहे थे कि देश को कमजोर बनाने की तरफ ये ताकतें बढ़ती है, तो क्या जिस तरह से देश में, चाहे आर्थिक स्थितियों की बात करें, जहां भारत अब आगे कुलाचे मारते नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, या बाकी हम देखें कि जब हमारी विदेश नीति की हम बात करते हैं, अलग अलग देशों की बात करते हैं, तो वहाँ भारत ने एक अलग तरह की अपनी बढ़त जरूर बनाई है। तो क्या ये सब चीज़ें हैं, इसलिए फॉरेन से फंडिंग होना, अलग अलग तरह से फंडिंग होकर देश को कमज़ोर करना? ये फॉरेन फंडिंग इसमें बहुत है। और आजकल टेक्नोलॉजी तो ये है कि दंगा होता है किसी गांव में और उसका सूत्र मिलता है सऊदी अरेबिया में, इंग्लैंड में, कहीं से भी। जी जी। और पैसे भी आ जाते हैं उनके पास बाहर से। तो टेक्नोलॉजी के कारण ये जो टेररिज्म है, ये भी इंटरनेशनल अफेयर हो गया है। इसके लिए कानून भी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बहुत से एक्ट बनाए, यूपी, ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं बहुत से जी। और भारत सरकार भी काफ़ी इसमें सचेत है। और हमारी इंटेलिजेंस जितना दिखता है इनकी कार्रवाई, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे संपर्क होते रहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से। तो जैसे 25-30 मॉड्यूल को उन्होंने ख़त्म कर दिया, बस 2-4 बच जाए। अब कितने ख़त्म करोगे, कहीं ना कहीं तो उससे 2-4 बच गए तो उनकी एक्टिविटी आ जाती है। तो मॉड्यूल ख़त्म भी हो रहे हैं। लेकिन इसके संबंध में मेरा एक बड़ा आग्रह है सबसे, जी जी, कि हमें इन टेररिस्ट ग्रुप को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, उनको समाज का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। तो समाज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, जब समाज का समर्थन नहीं मिलेगा
तो हमें सूचना मिलना शुरू हो जाएगी उसी समाज से कि ऐसी गतिविधियाँ हैं, आप कुछ कर लो। और समाज को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि हम उनको हिस्सेदारी सरकार में बनाएं, जिम्मेदारी दें उनको, और डेमोक्रेसी का एक पार्ट बने। दूसरा, किसी के मन में सबका साथ सबका विकास जो नारा है, बड़ा उत्तम नारा है, और इसको चरितार्थ करने की बहुत आवश्यकता है कि सबके साथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको शिकायत क्या है, हम जाएं उनसे पूछें, समाज से बात करें। अभी पहल हुई है दिल्ली में, कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने एक दूसरे से हाँ, बात करना जी जी बिल्कुल आप शुरू किया। बड़ा अच्छी पहल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जाएं, बात तो करें कि क्या तकलीफ है आपको। इतनी आज़ादी जितनी भारत में कहीं दुनिया में नहीं है। हर धर्म के लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, कोई रोकता नहीं है। दूसरी बात बताऊं, हमारा भारतवर्ष बड़ा सहिष्णु रहा है। दुनिया के जितने लोग बाहर से आए, हमने उसको समेट लिया जी जी, और अपने में मिला लिया। बुद्ध को भी हमने भगवान बना दिया। तो ऐसे सुंदर देश में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हमारा सिद्धांत भी रहा है सबको मिलाना है। ये फूट एक दूसरे में दरार नहीं आनी चाहिए। तो ये शायद उसकी तरफ आप जो कह रहे हैं कदम भी बढ़ाएं, क्योंकि संघ प्रमुख ने मुलाकात भी की है मस्जिद में जाकर। बहुत अच्छा लगा वो देख के कि बढ़ाया। जी धैर्यवर्धन जी, यही धैर्य के साथ बढ़ने की आवश्यकता होगी। जो चीजें देखिए एक तरफ कार्रवाई कर रही है, वो सख्ती की आवश्यकता है। और जिस तरह से पहले जो लेट लतीफी हुई, वजह जो भी रही हो, मैं नहीं कहता कौन सी सरकार क्या किसके कारण क्या हुआ, लेकिन सवाल यही है कि जो फंडिंग होती रही, कई ऐसे अकाउंट है जो सरकार ने बंद भी किए, केंद्र सरकार ने उनको खत्म कर दिया, बावजूद इसके अलग अलग मदों से। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, पता ही नहीं लगता कहाँ का फंड कहाँ कब पहुँच जाता। हालांकि वही वजह भी है कि बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब जोड़ने की जरूरत भी पड़ेगी इस चीज़ों को यदि कम करना है? धैर्यवर्धन जी। मनोज जी, डिबेट के अंतिम सत्र में एक ग्रामीण कहावत से अपनी बात को पूरा करूंगा जी कि हिरना का बाप छिकारा, तू चले 9 तो मैं चलूं 12। इसका मतलब है सामान्य हिरण की तुलना में चिंकारा तेज भागता है। तो ऐसे सरकार का और ऐसे तत्वों के बीच का रिश्ता होता है। जैसे जैसे ये चाल आतंकवादी चलते हैं, देश विरोधी तत्व चलते हैं, अपराधी चलते हैं, पुलिस और NIA जैसे तमाम संगठन ये उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो यदि विदेशों से पैसा आएगा तो उनको रोकने के लिए सरकार के पास हथियार होते हैं। यदि ये अवैध हथियार लेकर के आएंगे तो उस पर भी रोक लगाते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस पर भी सरकार रोक लगाने में सक्षम है। तो ये खेल निरंतर चलता रहता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार धार्मिक आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। पर ऐसे तत्व जिनके पास देश विभाजन के या देश में विद्रोह करने के, धार्मिक आधार पर दंगा कराने के, देश की तरक्की को बाधित करने के कोई ना कोई सबूत ऐसे मिलेंगे इनकी एक्टिविटी के, तो चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय के हैं, उन उन्मादी भेड़ियों को, वो चाहे भालू की खाल ओढ़ करके आए, चाहे भेड़ की खाल ओढ़ करके आए, उनमें भुस भरा जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो सेना की एक बयान रहा है, सेना कहती रही कि भुस भर दिया जाएगा। ठीक है गौतम साहब, मैं आपसे भी वही कहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि जिसने आपने एक अच्छी बात कही, देखिए ये सब ऐसे मौके होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, और आपने ये कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई यदि NIA कर रहा है तो करना भी चाहिए, लेकिन क्या इनमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होगी? और कांग्रेस का जो रुख, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, कांग्रेस का रुख यही रहेगा? कांग्रेस का रुख हमेशा से रहा है कि जो भी देश विरोधी तत्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें बहुत अच्छी बात कही धैर्यवर्धन शर्मा जी ने कि कोई धार्मिक आधार पर इसमें नहीं सोचा जाना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। इसके पहले भी हमने देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इससे मेल नहीं खाता। हमने देखा कि पहले जब आतंकवादी कार्रवाइयां हुई, मालेगांव ब्लास्ट जैसी, तो उनके आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से प्रश्रय दिया, और आज भी जिन पर केस चल रहे हैं उनको बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि जब कार्रवाई हो तो वो निष्पक्ष होना तो चाहिए, लेकिन निष्पक्ष नजर भी आना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि सरकार कार्रवाई करे, कांग्रेस पूरी तरह से साथ है, किसी भी प्रकार का विरोधाभास कार्रवाइयों में नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विश्वास की बातें केवल बातों तक सीमित न रहना चाहिए, ये बातें जमीनी धरातल पर उतरना चाहिए और सभी वर्गों को उस बात पर विश्वास होना चाहिए। जी कुछ कह रहे थे धैर्यवर्धन, आप हाथ उठा रहे? हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने बता दिया
कि वो डिबेट में जरूर दूषित वातावरण करेंगे, जरूर जहरीली बात करेंगे, जरूर शंकास्पद बनाएंगे। कहाँ हो गया सर जहर, कहाँ दिख गया? जहर को तो खत्म करना है। कहाँ हुआ बताइए अरे ना आप जहर माने बताइए। जाओ इस घटना यही का क्या आपका संबंध जो है? रवैया है ना, नहीं, मुझे यही बताइए देश में इस जहर घटना से घोलता क्या है। संबंध है? आपका जो दूसरी रवैया बात, है जिन यही लोगों देश में पर आप जहर उंगली घोलता है। उठाते हैं उनके खिलाफ क्यों किस नहीं प्रकार है? की एनआईए कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई की थी। वो क्या पहले भी अदालत में एनआईए नहीं एक कार्रवाई तथ्य की सामने थी। नहीं आया? एनआईए नहीं क्या कार्रवाई बात की कर थी, रहे हैं आप? तब आपने उनका समर्थन नहीं किया। अभी आप कह रहे थे कि धार्मिक आधार पर देखिए हम कुछ मेरा नहीं मुंह मत देखते। खुलवाइए। वो दिग्विजय सिंह जी वगैरह सबके चलिए, सब लोग चलिए सर। क्या क्या कारनामे कर रहे थे, जी। कैसे कैसे कृत्य कर रहे थे, वो सब चर्चा का विषय बहुत बहुत बन रही है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, आरएलएस यादव साहब, साथ ही गौतम साहब और धैर्यवर्धन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भी दो ऐसे नगर है, इंदौर और उज्जैन, जहां पर कार्रवाई की गई है और पीएफआई को लेकर लंबे समय से सूचनाएं केंद्र सरकार को मिल रही थी। उसके बाद करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 10 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर एनआईए और ईडी ने छापामार कार्रवाई की। सवाल यही है कि आखिर जो भी लोग इनसे जुड़े हैं क्या भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं? लेकिन सरकार के जो कदम आगे बढ़े हैं उससे लगता है कि इनको भी सबक तो मिलेगा, पर सोचने को मजबूरी भी होंगे कि बदला हुआ हिंदुस्तान है और कई बार इन्हीं मुद्दों को लेकर बहस गर्म भी होती है, पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, बहस गर्म नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए बंसल न्यूज़ पर ताज़ा खबरें। नमस्कार।